विद्यार्थियों, आज से हम कक्षा 11 की दूसरी पाठ्यपुस्तक समाज का बोध अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी शुरू करेंगे। पुस्तक के प्रथम अध्याय में समाज में सामाजिक संरचना, स्त्रीकरण और सामाजिक प्रक्रियाएं शामिल हैं। आज के इस सत्र में हम सामाजिक संरचना को समझेंगे। सामाजिक संरचना, सोशल स्ट्रक्चर। समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से समाज की अवधारणा को हम पुस्तक के पहले भाग के प्रथम अध्याय में विस्तार से स्पष्ट कर चुके हैं। उससे हमें ये समझने में सहायता मिलती है कि समाजशास्त्रीय आधार पर समाज का अर्थ उसके दैनिक बोलचाल की भाषा के अर्थ से किस प्रकार भिन्न है। समाज की अवधारणा में आपने देखा था कि समाज विभिन्न व्यक्तियों और समूह के बीच होने वाली अंतःक्रियाओं और विभिन्न प्रकार के संबंधों की एक व्यवस्था है। यदि हम अपने समाज को समझना चाहते हैं तो इसका सबसे सरल तरीका यह है कि हम अपनी सामाजिक संरचना को समझें। सामाजिक संरचना को समझने का एक सरल तरीका यह है कि हम इसकी प्रकृति को एक जीव रचना अथवा मकान की संरचना से तुलना करके समझने की कोशिश करें। हमारी शरीर संरचना का निर्माण बहुत से अंगों से होता है। ये सभी अंग व्यवस्थित ढंग से जुड़े रहकर अपने लिए निर्धारित कार्य करते हैं। उनमें से किसी भी अंग में कोई कठिनाई पैदा हो जाने पर पूरे शरीर को तकलीफ महसूस होती है, जबकि सभी अंगों के स्वस्थ रहने से हमारी शरीर रचना व्यवस्थित रूप से काम करती है। सामाजिक संरचना भी एक शरीर की तरह है, जिसके विभिन्न अंगों में व्यवस्था और क्रमबद्धता बने रहने से ही ये अर्थपूर्ण रूप से तथा अपने निर्धारित उद्देश्यों के अनुसार हमारे पारस्परिक संबंधों को प्रभावित करती है। यदि हम एक मकान की संरचना को देखें तो इसके निर्माण में ईंट, लोहा, लकड़ी, सीमेंट, रेत, बजरी और अनेक दूसरी वस्तुओं का उपयोग होता है। इन सभी वस्तुओं के ढेर को हम मकान नहीं कह सकते। ये वस्तुएं जब व्यवस्थित और क्रमबद्ध रूप से एक निश्चित आकार में संजोई जाती हैं, तब उसे हम मकान की संरचना कहते हैं। पूर्व निर्धारित आवश्यकता और उद्देश्यों के आधार पर एक बार जब कोई इमारत बन जाती है, तब साधारणतया एक लंबे समय तक उसमें कोई परिवर्तन तब तक नहीं किया जाता जब तक ऐसा करना बहुत अधिक ज़रूरी ना हो जाए। यही बात सामाजिक संरचना पर भी लागू होती है। सामाजिक संरचना का निर्माण व्यवहार के जिन नियमों, सामाजिक मूल्यों, मानवीय क्रियाओं और संबंधों से होता है, उनमें एक नियमितता और क्रमबद्धता होती है। इस क्रमबद्धता में समय की आवश्यकता के अनुसार कुछ परिवर्तन होना संभव है, लेकिन साधारणतया एक लंबे समय तक सामाजिक संरचना अपने मूल रूप में बनी रहती है। पार्सन्स ने सामाजिक संरचना को परिभाषित करते हुए लिखा है, सामाजिक संरचना का अर्थ एक दूसरे से संबंधित संस्थाओं, सामाजिक प्रतिमानों और समूह में प्रत्येक व्यक्ति द्वारा ग्रहण की जाने वाली परिस्थिति और भूमिका की क्रमबद्धता से है। लाइट और केलर के अनुसार सामाजिक संरचना से आशय किसी समाज या उसके किसी एक भाग में व्याप्त सामूहिक नियमों, भूमिकाओं और क्रियाओं के स्थायी प्रतिमानों से है। इन परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि सामाजिक संरचना अनेक समूहों, संस्थाओं तथा व्यक्तियों की परिस्थितियों
और भूमिकाओं को प्रभावित करने वाले नियमों और मूल्यों की एक क्रमबद्धता है। ये सच है कि आवश्यकता के अनुसार सामाजिक संरचना का निर्माण करने वाली इकाइयों में कुछ परिवर्तन भी हो सकते हैं, किंतु इससे सामाजिक संरचना की पूरी व्यवस्था नहीं बदलती। इस बात को आप अपने विद्यालय या परिवार की संरचना के उदाहरण द्वारा आसानी से समझ सकते हैं। विद्यालय की संरचना पर अगर हम गौर करें तो ये शिक्षकों, कर्मचारियों और विद्यार्थियों की विभिन्न भूमिकाएं, उनके बीच पाए जाने वाले स्त्रीकरण, अनुशासन और कुछ विशेष व्यवहार प्रतिमानों पर आधारित होती है। प्रत्येक विद्यार्थी को कुछ विशेष नियमों के अंतर्गत विद्यालय में प्रवेश लेना होता है तथा विद्यालय की गतिविधियों में भाग लेना होता है। परीक्षा की एक निर्धारित व्यवस्था के अनुसार ही विभिन्न विषयों में विद्यार्थियों की कुशलता का मूल्यांकन किया जाता है। विद्यालय में प्रवेश लेने वाले और विभिन्न परीक्षाएं उत्तीर्ण करने वाले विद्यार्थी बदलते रहते हैं। इसके बाद भी विद्यालय की संरचना में एक लंबे समय तक कोई परिवर्तन नहीं होता। इसी प्रकार हम परिवार की संरचना को ले सकते हैं। परिवार में प्रत्येक सदस्य को व्यवहार के कुछ मान्यता प्राप्त नियमों के अनुसार एक दूसरे से संबंध स्थापित करना होता है। एक दूसरे के प्रति सभी सदस्यों के कुछ उत्तरदायित्व होते हैं। परिवार में विवाह और नातेदारी संबंध स्थापित करने के कुछ विशेष तरीके होते हैं। परिवार में नए सदस्य का जन्म होने और बुजुर्ग सदस्यों की मृत्यु के कारण परिवार के बाहरी रूप में कुछ परिवर्तन दिखाई देता है, लेकिन इसके बाद भी परिवार की मौलिक संरचना नहीं बदलती है। सामाजिक संरचना के तत्व यानी एलिमेंट्स ऑफ सोशल स्ट्रक्चर। सामाजिक संरचना हमारे दैनिक जीवन की क्रियाओं को निर्धारित करती है, अतः इसके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही रूप हो सकते हैं। एक और सामाजिक संरचना व्यक्तिगत स्वतंत्रता में बाधक है, क्योंकि व्यक्ति को उसके अनुरूप कार्य करना पड़ता है, तथा दूसरी ओर सामाजिक संरचना में पाया जाने वाला स्थायित्व ही व्यक्तिगत स्वतंत्रता का स्रोत है। रैडक्लिफ ब्राउन वे पहले समाजशास्त्री थे जिन्होंने सामाजिक संरचना की अवधारणा को व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करते हुए इसके तत्वों का विवेचन किया था। यहाँ हम सामाजिक संरचना के 3 मुख्य तत्वों को समझते हैं। नंबर 1, आदर्श। आदर्श समाज द्वारा मान्यता प्राप्त आचरण के उत्तम तरीकों को कहते हैं। एक दूसरे से व्यवहार करते समय व्यक्ति इन आदर्शों का पालन करते हैं। समूह में व्यक्ति एक दूसरे से जो व्यवहार करते हैं वह वास्तव में समाज के आदर्शों द्वारा निर्देशित होते हैं। हमारी प्रथाएं, रूढ़ियाँ, संस्थाएं, कानून, शिष्टाचार, फैशन व नैतिकता सामाजिक आदर्शों के ही अंग हैं। इस प्रकार सामाजिक संरचना का पहला तत्व समाज द्वारा निर्देशित व्यवहार के आदर्श तरीके हैं। नंबर 2, सामाजिक परिस्थिति तथा भूमिका यानी स्टेटस एंड रोल। परिस्थिति और भूमिका सामाजिक संरचना का एक महत्वपूर्ण तत्व है, क्योंकि प्रत्येक संरचना में विभिन्न व्यक्तियों और समूहों को अपनी परिस्थिति के अनुसार ही कुछ निर्धारित भूमिकाओं को पूरा करना होता है। नंबर 3, सामाजिक मूल्य, सोशल वैल्यूज। समाज में व्यक्तियों के संबंध पूरी तरह स्वतंत्र नहीं होते, बल्कि कुछ सामाजिक मूल्यों से बंधे रहते हैं। इसका अर्थ है कि सामाजिक मूल्यों की प्रकृति के अनुसार ही एक सामाजिक संरचना को दूसरी सामाजिक संरचनाओं की तुलना में समझा जा सकता है।
अर्थात दोनों में अंतर समझा जा सकता है। सामाजिक संरचना की विशेषताएं। आइए अब सामाजिक संरचना की कुछ मुख्य विशेषताओं को समझते हैं। नंबर 1, सामाजिक संरचना में क्रमबद्धता होती है। इसका मतलब यह है कि जिन इकाइयों के द्वारा सामाजिक संरचना का निर्माण होता है वह एक क्रमबद्धता में व्यवस्थित होती हैं। ये क्रमबद्धता सामाजिक संरचना के एक विशेष प्रतिमान या स्वरूप को स्पष्ट करती है। इसी आधार पर सामाजिक संरचना को अमूर्त कहा जाता है। नंबर 2, सामाजिक संरचना स्थायी होती है। सामाजिक संरचना का निर्माण जिन समूह से होता है उनकी प्रकृति कहीं अधिक स्थायी होती है। इन समूहों और इनके सदस्यों की प्रकृति में परिवर्तन हो जाने के बाद भी एक विशेष समुदाय की संरचना में साधारणतया कोई परिवर्तन नहीं होता। नंबर 3, सामाजिक संरचना की अनेक उपसंरचनाएं होती हैं। सामाजिक संरचना का निर्माण करने वाली विभिन्न इकाइयों की संरचना को उनकी उपसंरचना कहा जाता है। उदाहरण के लिए राज्य सरकार, राजनीतिक दल तथा दबाव समूह एक राजनीतिक संरचना की उपसंरचनाएं हैं। नंबर 4, सामाजिक संरचना के अनेक अंग होते हैं। उदाहरण के लिए नातेदारी संरचना का निर्माण जिन परिवारों, वंश, परंपरा, वैवाहिक नियमों आदि के आदान प्रदान और विभिन्न सदस्यों की परिस्थिति व भूमिका से होता है, वह परस्पर संबंधित रहकर नातेदारी संरचना का निर्माण करते हैं। नंबर 5, सामाजिक संरचना के प्रत्येक अंग के निर्धारित कार्य होते हैं। इन कार्यों का निर्धारण सामाजिक मूल्यों तथा सामाजिक आदर्शों के द्वारा होता है। इन मूल्यों और आदर्शों में साधारणतया कोई परिवर्तन न होने के कारण ही सामाजिक संरचना की प्रकृति स्थायी बनी रहती है। नंबर 6, सामाजिक संरचना में मूल्य शामिल होते हैं। किसी भी संरचना में व्यवहार के तरीके जनरीतियों, प्रथाओं, परंपराओं आदि इस बात का निर्धारण करते हैं कि किसी सामाजिक संरचना की प्रकृति किस प्रकार की होगी। विभिन्न समाजों के सामाजिक मूल्य एक दूसरे से भिन्न होने के कारण ही उनकी सामाजिक संरचना में एक अंतर दिखाई देता है। प्यारे बच्चों, आइए अब हम प्रमुख विद्वानों के सामाजिक संरचना संबंधी विचारों को भी समझते हैं। इमाइल दुर्खीम के विचार। जिस प्रकार शरीर के अंगों का विकास संपूर्ण शरीर के विकास से निश्चित होता है, उसी प्रकार संरचना का निर्माण व्यक्तियों के संकलन मात्र से नहीं होता। सामाजिक संरचना का आधार तो वह सामूहिक भावनाएं हैं जो किसी समाज के सदस्यों में सामान्य रूप से पाई जाती हैं। इन सामाजिक भावनाओं के आधार पर व्यक्तियों के पारस्परिक संबंधों की निरंतरता बनी रहती है। दुर्खीम के विचार से विभिन्न सामाजिक आवश्यकताएं और विभिन्न अंगों में पाई जाने वाली असमानताएं श्रम विभाजन कर देती हैं। इस श्रम विभाजन से इन अंगों के कार्यों का विशेषीकरण हो जाता है और वे परस्पर निर्भर हो जाते हैं। इसी को सामाजिक संरचना कहा जाता है। इस प्रकार दुर्खीम के विचार से सामाजिक संरचना का मुख्य आधार विभिन्न सामाजिक अंगों का विकास, उनमें प्रकार्यात्मक श्रम विभाजन और पारस्परिक निर्भरता से उत्पन्न व्यवस्था से है। कार्ल मार्क्स के अनुसार
सामाजिक संरचना मनुष्य के सामाजिक जीवन की ही अभिव्यक्ति है। मनुष्य के सामाजिक अस्तित्व की बुनियादी बात यह है कि उसकी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति होती रहे, जिसके कारण उसका जीवित रहना संभव होता है। कार्ल मार्क्स के अनुसार उत्पादन शक्ति और उत्पादन संबंधों के पूर्ण योग से ही समाज की आर्थिक संरचना का निर्माण होता है। इसलिए उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन के साथ साथ विभिन्न सामाजिक वर्गों की प्रकृति तथा पद, लोगों के धार्मिक विश्वास, नैतिक आदर्श, कला, साहित्य, सामाजिक व राजनीतिक संस्थाएं आदि बदल जाते हैं। प्यारे बच्चों, हमने समझा था कि सामाजिक संरचना में सामाजिक व्यवहार के निश्चित प्रतिमान निहित होते हैं। सामाजिक स्त्रीकरण एक विस्तृत सामाजिक संरचना के भाग के रूप में असमानता के निश्चित प्रतिमान द्वारा पहचाना जाता है। इस स्तर पर हम सामाजिक स्त्रीकरण की उस संकल्पना को दोहराना चाहेंगे जिसे हमने प्रथम पुस्तक के अध्याय 2 में समझा है। सामाजिक स्त्रीकरण से अभिप्राय समाज में समूहों के बीच संरचनात्मक असमानताओं के अस्तित्व से है। सामाजिक स्त्रीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें समाज उच्चता और निम्नता के आधार पर अनेक समूहों में बंट जाता है। ये समूह आपस में एक दूसरे से संबंधित रहते हुए सामाजिक संरचना तथा व्यवस्था को बनाए रखते हैं। हालांकि प्रत्येक समाज में किसी न किसी रूप में सामाजिक स्त्रीकरण मौजूद है, परंतु आधुनिक समाज धन तथा शक्ति की असमानताओं के कारण पहचाने जाते हैं। एक तरफ जहां आधुनिक समाज में स्त्रीकरण के सर्वाधिक प्रचलित रूपों में वर्ग विभाजन है, वहीं दूसरी ओर जाति, समुदाय, जनजाति, लिंग आदि सामाजिक स्त्रीकरण के आधार हैं। असमानता सामाजिक समूह के सदस्यता से जुड़ी हुई है। एक समूह के सदस्यों की विशेषताएं समान होती हैं और यदि उच्च स्थिति में हैं तो उनका प्रयास होगा कि उनकी विशेष स्थिति उनके बच्चों को मिल जाए। स्त्रीकरण की संकल्पना तब उस विचार को संदर्भित करती है जहां समाज का विभाजन एक निश्चित प्रतिमान के रूप में समूह में होता है तथा यह संरचना पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। यहाँ अब असमान रूप से बांटे गए लाभों के अंतर को समझना भी आवश्यक है। लाभ के 3 बुनियादी प्रकार हैं जिनका विशेष अधिकार प्राप्त समूह उपयोग करते हैं। नंबर 1 विशेष सुविधाएं, नंबर 2 विशेष परिस्थिति और नंबर 3 विशेष राजनीतिक लाभ। आगे होने वाली चर्चा में हम इन 3 सामाजिक प्रक्रियाओं की तरफ ध्यान आकर्षित करेंगे और बताएंगे कि किस प्रकार सामाजिक स्त्रीकरण के विभिन्न आधार जैसे लिंग अथवा वर्ग सामाजिक प्रक्रियाओं को बाधित करते हैं। व्यक्ति तथा वर्गों को मिलने वाले अवसर तथा संसाधन जो प्रतियोगिता, सहयोग अथवा संघर्ष के रूप में सामने आते हैं और उन्हें सामाजिक संरचना तथा सामाजिक स्त्रीकरण के द्वारा आकार दिया जाता है। हम आज का सत्र यहीं समाप्त करते हैं।